तो एलएलबी 6 सेमेस्टर जो हमारा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है, जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसकी जो लैटिन मैक्सिम्स हैं उनकी व्याख्या की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो देखेंगे। बड़े महत्वपूर्ण लैटिन मैक्सिम्स हैं और इनकी डिफिनीशंस भी, बहुत सारे प्रश्न एमसीक्यूज टाइप इससे बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। डेमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डेमनम, इसका मतलब क्या होता है? इंजूरिया सिने डेमनम मीन्स होता है विधिक अधिकारों के अतिलंघन बिना क्षति के। इंजूरिया का जो अर्थ होता है विधिक अधिकारों का अतिलंघन। जो डेमनम शब्द है ये अंग्रेजी का डैमेज शब्द का पर्यायवाची है। इसका अर्थ है धन, सुख, स्वास्थ्य इत्यादि के रूप में क्षति, और सिने का अर्थ है विदाउट यानी के बिना। इस प्रकार इंजूरिया सिने डेमनम वाक्य जो है ये 3 शब्दों को मिलकर बना है। इसको पढ़ने पर ही स्पष्ट होता है कि इस वाक्य का अर्थ विधिक क्षति के विधिक अधिकार का अतिलंघन है। समझ में आ गया इसका हिंदी अर्थ? डेमनम सिने इंजूरिया का इंजूरिया सिने डेमनम तीनों शब्दों के अर्थ हो गए। आगे देखिएगा, संक्षेप में इन तीनों शब्दों के अर्थ को इस तरीके से देख लीजिएगा। इंजूरिया मीन्स होता है लीगल इंजूरी, सिने मीन्स विदाउट यानी के बिना, और डेमनम मीन्स डैमेज। इस सिद्धांत ये सिद्धांत है इंजूरिया सिने डेमनम, इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वो नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, भले ही उसको वास्तविक रूप से कोई धन, सुख, सुविधा इत्यादि की क्षति ना हुई हो। क्योंकि इसमें वादी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, इसलिए वो स्वयं ही अनियोज्य यानी एक्शनेबल है। इसमें वादी को सबसे प्रमुख बात जो साबित करना पड़ता है वो है कि उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन, अनाधिकार प्रवेश, मानहानि, इसी प्रकार स्वतः अनियोज्य अपकृत्य होते हैं। और ये जो टर्म है, लैटिन टर्म इंजूरिया सिने डेमनम, इससे संबंधित बाद ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा इसको। कौन कौन से बाद हैं? एसवी बनाम व्हाइट 1703 एलडी, कलिपा बनाम व्यापुति 1855, विकी ओझा बनाम हरक कंटू तथा अन्य 1908, CWN, काली किशन बनाम जदुलाल मलिक IA 190 PC, अंदी मुपन बनाम मथुबीरा रेड्डी 1915, नारायण बनाम बालिकिशन 1872 BSc, रामोदयन बनाम सुब्रमण्य 31 मद्रास, और पुरुषोत्तम दास बनाम बाईदही 1923 BLR। उपरोक्त वादों में जो प्रमुख वाद है इनका विवेचन भी देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी MCQs बन जाते हैं। एसवी बनाम व्हाइट है, इस वाद के तथ्य हैं। वादी को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, निर्वाचन अधिकारी ने भूल के कारण उसको मत देने से मना कर दिया। फिर भी वादी जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहता था वो जीत गया। वादी वाद लाया, न्यायालय ने कहा कि वादी वाद लाने का अधिकारी है क्योंकि ये अस्वीकृति उसके विधिक अधिकार का अतिलंघन थी, जिसके लिए वो नुकसानी का दावा कर सकता था। एसवी बाद में मुख्य न्यायाधीश होल्ट का कथन था कि यदि वादी का कोई अधिकार है तो उसे उसके उपभोग और बनाए रखने का साधन भी उपलब्ध होना आवश्यक है, तथा यदि उसके प्रयोग या उपभोग करने में उसे क्षति हो तो उसे उपचार पाने का भी अधिकार होना चाहिए। वस्तुतः उपचार रहित अधिकार की कल्पना निरर्थक होगी, क्योंकि अधिकार का अभाव तथा उपचार का अभाव परस्पर अभिन्न है, दोनों अलग अलग है। इफ द प्लेंटिफ हैज ए राइट, ही मस्ट ऑफ नेसेसिटी हैव a mean to vindicate and maintain a remedy if he is injured in the exercise of enjoyment of it, and indeed it is right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal। उपरोक्त बाद में ये भी कहा गया कि प्रत्येक अधिकार के उल्लंघन से क्षति होती है, चाहे उस क्षति में 1 पैसे का नुकसान भले ही हो, फिर भी वादी को वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। यानी वादी अपना बात तो ला ही सकता है, क्योंकि वह उसके व्यक्तिगत अधिकार का अतिलंघन है। उसी प्रकार दूसरे की भूमि पर सवारी लेकर चलने से यद्यपि उस व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होती, फिर भी उसको अनुयोजन का अधिकार है, राइट ऑफ एक्शन प्राप्त है, क्योंकि यह उसकी संपत्ति संबंधी अधिकार का अतिलंघन है।
क्या डोनोग बनाम स्टीवेंसन में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुसरण भारत में किया गया? ये देखिएगा, इसको भारत में इंजूरिया सिने डेमनम के संबंध में एसवी बनाम व्हाइट का जो वाद है, बाद में होल्ट ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसका अनुसरण भारत में भी न्यायालयों द्वारा किया गया। कलिप्पा बनाम व्यापुति, बाद में ये कहा गया कि यदि वादी के अधिकार का अतिलंघन होता है तो वास्तव में क्षति का कोई प्रमाण न होने के बावजूद भी वो डिक्री का अधिकारी है। काली किशन बनाम जदुलाल मलिक, बाद में वादी और प्रतिवादी एक सोते के विपरीत किनारों के मालिक थे। प्रतिवादी ने सोते के 5 फुट के अंदर दीवार खड़ी कर रखी थी। प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया चूंकि सोते की भूमि सरकार की है, अतः इससे किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए वो नुकसानी पाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त के अलावा अंदिमुपन, परसोत्तम राम उदयन, दो 3 बार सुनेंगे, कंफर्म हो जाएगा पक्का। नहर से पानी प्राप्त करना, नारायण बाल किशन वादों में भारतीय न्यायालयों ने विधिक अधिकार के उल्लंघन में अपकत्य के अंतर्गत वाद को स्वीकार किया है। परीक्षा में भी उपयोगी है, साथ में आगे भविष्य में प्रैक्टिस के लिए भी उपयोगी है। बिना अध्ययन के एक अच्छी वकालत होना असंभव है। न्यायालय द्वारा स्वीकृत नुकसानी देखिएगा, विधिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय नाम मात्र की नुकसानी स्वीकार करते हैं। नाम मात्र की नुकसानी देने का कारण यह होता है कि वादी को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई। बिना क्षति के हानि, यानी जो डेमनम सिने इंजूरिया है, बिना क्षति के हानि, इस सूत्र का अर्थ है कि विधिक अधिकार के अतिक्रमण के बिना जो हानि है, यानी डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पर डैमेज का अर्थ हानि या क्षति का अर्थ आर्थिक और भौतिक नुकसानी से। विधिक अधिकार के अतिक्रमण के बिना जो क्षति है, डेमनम सिने इंजूरिया है, में नुकसानी चाहे जितनी हो, वादी का दावा अपकत्य विधि के अंतर्गत अनुयोज्य नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में उसके किसी भी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। अपकत्य विधि में बाध लाने के लिए प्रतिवादी द्वारा किए गए कृत्य का अनुचित होना आवश्यक है। यदि कृत्य अनुचित नहीं है तो वादी बाध नहीं ला सकता, भले ही उसके प्रति किया गया कार्य बहुत हानिकारक हो। अपकत्य के अंतर्गत अनुचित कृत्य वे कृत्य होते हैं जिनके द्वारा वादी के विधिक अधिकारों का किसी प्रकार उल्लंघन होता है। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को हानि होती है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उचित सीमा के अंदर अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध अपकत्य के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। पोलक ने सही कहा है। पोलक का कथन है, मनुष्य ऐसे कार्य करता है जिनके द्वारा दूसरों को कुछ न कुछ असुविधा या हानि होती ही रहती है, या उससे हानि या असुविधा पहुंचने की संभावना बनी रहती है, किंतु इसको किए बिना उसके लिए समाज में अपने साधारण क्रियाकलाप को चलाना भी असंभव है। अतएव इस प्रकार की हानि या असुविधा के लिए शिकायत नहीं की जा सकती। यह पोलक का कथन है। डेमनम सिने इंजूरिया से संबंधित बात देखिएगा, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल बाद इससे संबंधित है। चेसमोर बनाम रिचर्ड 1859 या चेल्सी, ये भी बात इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेमनम सिने इंजूरिया से संबंधित है, यानी इसमें डी पहले, उसमें आई पहले, ऊपर के वादों में, याद कर लीजिएगा। नंबर 3, एक्टन बनाम बलंडेल 1848 एमडब्ल्यू, गदफाले बनाम गुराओ 1881 मुंबई, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम एम ग्रोवर 1892 एसी, डिक्सन बनाम राइट टेलीग्राम कंपनी 1877 सीपीडी, आनंद सिंह बनाम रामचंद AIR 1963 MP, बार्डफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकिल्स 1985 एसी, उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर AIR 1978 गुजरात, और स्विच बनाम नाइट 1861 HLC। बड़ा अच्छा और लंबा प्रश्न है और कई सारे अंकों का फायदा होगा दो एक बार सुना तो। उपरोक्त वादों में से कुछ प्रमुख वादों का विवेचन इस प्रकार है। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, इस बात में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने का अधिकार है।
और यदि स्वस्थ व्यापारिक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप विपक्षी को हानि भी होती है तो उस नुकसानी का वाद संस्थित करने का हक नहीं है। इस वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी के स्कूल के पास अपना स्कूल खोलेगा, अपने विधिक अधिकार का प्रयोग है ये। कहीं भी स्कूल खोल सकता है कोई भी व्यक्ति। चेसमोर बनाम रिचर्ड के बाद में वादी एक कारखाने का मालिक था। 6 वर्ष तक लगातार अपनी मिल के लिए वो एक जलधारा का पानी प्रयोग कर रहा था। प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर कुआं खुदवाने से वादी के मिल को पानी मिलना बंद हो गया। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वादी के विधिक अधिकार की अवहेलना नहीं हुई है। चेसमोर बाद से मिलता जुलता बाद है एक्टिन बनाम बलंडेल का बाद, गधफाले बनाम गुराव। इस बाद में ये निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा मंदिर पर चढ़ावा न चढ़ाने से वादी पुजारी को हुई क्षति के लिए बाद अनियोज्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल स्टीमशिप कंपनी। इस बाद में जहाज कंपनियों के मालिक संगठनों ने ये घोषित किया कि जो कोई जहाज द्वारा माल भेजेगा उसको वे विशेष छूट देंगे। माल भाड़े की दर में अस्थायी कमी करने का कारण मुख्य उद्देश्य वादी की कंपनी को व्यापारिक क्षेत्र से निकालना था। इसके परिणाम स्वरूप वादी द्वारा अपने भाड़े की दर घटाने के कारण काफी हानि हुई। वादी कंपनियों ने प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध नुकसानी का वाद न्यायालय में दाखिल किया और न्यायालय ने अवलोकित किया कि स्वस्थ व्यापारिक प्रतियोगिता द्वारा होने वाली क्षति अनियोज्य नहीं है, क्योंकि उससे वादी कंपनी के किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला बाद बेडफोर्ड कॉरपोरेशन बाद। इस बाद में कॉरपोरेशन जो वादी था, प्रतिवादी विकिल्स की जमीन से होकर आने वाले पानी का प्रयोग करता था। प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर एक नलकूप खुदवाया, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को मिलने वाला पानी कम हो गया। प्रतिवादी ने ऐसा जानबूझकर इस आशय से किया था कि प्रतिवादी ने उसकी भूमि को अधिक मूल्य पर खरीद ले। वादी ने न्यायालय में नुकसानी के लिए वाद संस्थित किया और ये निवेदन किया न्यायालय वे आदेश जारी कर प्रतिवादी को अपनी भूमि पर कुआं खोदने से रोक दे। न्यायालय द्वारा अब निर्धारित किया गया कि वादी नुकसानी पाने का हकदार नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी के कार्य से उसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ। प्रतिवादी का कार्य वैध था। आगे न्यायालय ने कहा कि दुर्भावना से प्रेरित होने के कारण प्रतिवादी का कार्य अवैध नहीं हो जाता, भले ही इससे वादी की क्षति क्यों न हुई हो। इस प्रकार डेमनम सिने इंजूरिया पर कुआं, नलकूप खोदने, पानी के प्रयोग से तीनों बाद जो चेसमोर का बाद है, एक्टर बनाम बलंडेल का बाद है और पिकेल्स का बाद है, में न्यायालय द्वारा ये बताया गया कि अपनी भूमि का प्रयोग चाहे किसी भी आशय से किया गया हो, इससे प्रतिवादी को आर्थिक नुकसानी होने के बावजूद भी उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्सन बनाम राइटर टेलीग्राफ कंपनी बाद। इस बाद में आने एक तार बा को माल भेजने के लिए किया सूचना की। टेलीग्राम कंपनी ने भूल से ये तार शाह को दे दिया। शाह ने माल आ को भेज दिया। आ ने माल लेने से अस्वीकार कर दिया। इससे शाह को क्षति हुई। शाह ने टेलीग्राम कंपनी के विरुद्ध वाद दाखिल किया और यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी शाह के प्रति कर्तव्य बरतने के लिए आबद्ध नहीं थी और इसलिए उसके वादी की विधिक अधिकार की अवहेलना नहीं हुई है। टेलीग्राम कंपनी केवल अपने ग्राहक यानी प्रेषक आ के प्रति ही उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बाद आनंद सिंह बनाम रामचंद्र। इस बाद में क्या है, इस बाद में प्रतिवादी ने अपने मकान के दोनों तरफ अपनी भूमि में एक पक्की दीवार बनवाई। इसके फलस्वरूप वो गली जो प्रतिवादी और वादी के मकान के बीच में थी, इसमें वर्षा का पानी बाहर निकलता था, सक्रिय हो गई और वर्षा का पानी वादी की दीवार से टकराकर बहने लग गया, जिससे वादी के मकान को क्षति पहुंची। वादी को गली में कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं था। यह अब निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी अपनी भूमि पर दीवार बनाने के कारण वादी के प्रति दायी नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस। इसका अर्थ है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या। अर्थात यदि कोई साक्षी जानबूझकर धोखा देने की दृष्टि से गवाही देता है और गवाही ऐसे बिंदु पर है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित है, तो ऐसे गवाह को सभी गवाहियों को अस्वीकृत किया जा सकता है और यह सिद्धांत साक्ष्य विधि पर आधारित है। देखिएगा, बात देखिएगा, सूचा सिंह बनाम पंजाब राज्य 2003 7 AC 643 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत में इस सिद्धांत की स्वीकार्यता को अस्वीकार कर दिया। इस मामले में अपीलार्थी अभियुक्तों द्वारा कतिपय साक्षियों की गवाही को पूर्णतः अस्वीकार किए जाने की दलील दी गई थी, जिससे कि अभियोजन का मामला पूर्णतः समाप्त हो जाए। न्यायालय ने दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा कि किसी
विशिष्ट महत्वपूर्ण साक्षी की गवाही प्रारंभ से अंत तक कार्यवाही को प्रभावित तो नहीं कर सकती। भारत में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है क्योंकि साक्षियों को झूठा घोषित नहीं किया जा सकता। नारायण बनाम मध्य प्रदेश 2004 ACC 455 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सूक्ति मात्र सावधानी का नियम है। यदि असत्यता से सत्य को अलग किया जा सकता है तो सजा को ऐसे मामलों में स्वीकार किया जाएगा, और जहां से दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते केवल वही सजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट मैक्सिम देखिएगा, एक मैक्सिम और देख लीजिएगा, बाकी की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, बाकी की मैक्सिम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेमो डेप्ट बिस बिक्सेरी सीट कंसेंट क्यूरी सीट प्रो यूना एट एडेम काउजा। बड़ी लंबी सूक्ति है। इसका अर्थ है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, यानी एक अपराध की सजा आपको 2 बार नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 भाग 2 में यह मूल अधिकार बना दिया गया कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित तो नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए सजा एक ही बार मिलेगी। श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1953 AC के मामले में अपीलार्थी को सेशन न्यायाधीश ने IPC की धारा 302 के अधीन अभियोजन से तो दोष मुक्त कर दिया, परंतु धारा 201 के अधीन सिद्ध दोष ठहराकर 5 वर्ष की सजा दी। अपील में न्यायिक आयुक्त ने उसे धारा 302 के अधीन दोष मुक्त और धारा 201 के अधीन सिद्ध दोष ठहराकर निर्वासन का दंड दिया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने एक दावा यह भी किया कि राज्य को सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 302 के अपराध के लिए दोष मुक्ति के निर्णय से अपील करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इस अपील के कारण उसे एक ही अपराध के लिए फिर से अभियोजित किया गया था, जो अनुच्छेद 20 भाग 2 का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 20 भाग 2 में लागू होने के लिए आवश्यक है कि एक बार न केवल अभियोजन हो चुका हो बल्कि दंडित भी किया जा चुका हो। यहाँ केवल अभियोजन हुआ था, परंतु सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में दोष सिद्ध और दंडित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त भी उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20 भाग 2 अपील पर लागू नहीं होता, क्योंकि अपील तो अभियोजन का ही चलता हुआ भाग है। यहाँ कोई नया अभियोजन नहीं बतला सकता। अतः नीचे के न्यायालय में अभियोजन के फलस्वरूप चाहे दोष सिद्धि हो या दोष मुक्ति हो, अपील पर इसका कोई प्रभाव अनुच्छेद 20 के कारण नहीं पड़ता। मकबूल हुसैन बनाम मुंबई राज्य देखिएगा, AIR 1953 AC के मामले में अपीलार्थी को मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर जेद्दा से भारत लौटते हुए 107 तोले सोना अवैध रूप से भारत में लाते हुए पकड़ा गया। सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1978 की धारा 167 के अधीन कार्यवाही करके सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसका सोना अधिग्रहित कर लिया। और एक सेकंड रुकिएगा, उसका सोना अधिग्रहित कर लिया और उसे विकल्प दिया कि वो 12,000 रुपए देकर सोना वापस ले जा सकता है। इस विकल्प का अभिलार्थी ने लाभ उठाया। इसके पश्चात उसके विरुद्ध अनुज्ञा ने भारत में स्वर्ण का आयात करने के अपराध के लिए जो धारा 8 के अधीन मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन चलाया गया था। इस बार अपीलार्थी ने मुंबई न्यायालय के समक्ष तथा अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये आरोप दायर किया कि उसे एक बार तो सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अभियोग चलाकर दंडित कर दिया गया है और अब उसी कार्य के लिए मजिस्ट्रेट के सामने फिर से अभियोजन चलाकर दंडित किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस दंड के अधिकार की पृष्ठभूमि इंग्लैंड की विधि एक्ट ऑफ होइस कन्विक्ट पूर्व दोष सिद्ध तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जीवन या अंग को एक से अधिक बार खतरे में न डाले का सिद्धांत है। बड़े गौर से सुनिएगा इन सब बातों को, उपयोगी नहीं है, बहुत उपयोगी है। इन सिद्धांतों के अनुसार दूसरी बार का अभियोजन तभी वर्जित होता है जबकि पहला अभियोजन समक्ष न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष विधिवत चलाया गया हो। न्यायालय ने कहा यद्यपि अनुच्छेद 20 भाग 2 में न्यायालय या न्यायिक अभिकरण
के समक्ष शब्द नहीं है, तथापि यह स्पष्ट है कि इस खंड में मूल अधिकार का आह्वान तभी किया जा सकता है जबकि उसी अपराध के लिए किसी ऐसे न्यायालय का या अधिकरण के समक्ष अभियोजित या दंडित किया गया हो जिसे शपथ दिलाने का विधिक अधिकार है, और जो विवादास्पद मामलों का शपथ पर दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायिक रीत से निर्णय करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। इसका आह्वान ऐसे अभिकरण के समक्ष किए गए अभियोजन या दंड के आधार पर नहीं किया जा सकता जो विभागीय अथवा एक सेकंड रुकिएगा। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसका बचा हुआ भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।